हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया से होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के 15वें चैप्टर की। और चैप्टर का नाम आपको पता ही है, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, है ना। और ये चैप्टर जो है हर साल साथ में चल रहा है। जब हम छोटे थे और अब बड़े हुए हैं तब तक चल रहा है। छठी में भी पढ़ा था, 7वीं में पढ़ा था, 8वीं में पढ़ा था, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो अलग बात है, लेकिन पढ़ा होगा, किताबों में था, आपके सिलेबस में था, कोर्स में था। 9th में अच्छे से पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। और हर साल कुछ ना कुछ इसमें नई चीज ऐड होती जाती है, नई चीज सीखते जाते हैं। तो उसी तरीके से हम आज फिर एक नई चीज इसमें सीखेंगे क्लास 11th के अंदर, बहुत इजीली। और बातें तो उसमें करने की बहुत होती हैं। अगर मैं बात करूं सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी का क्या महत्व है, इसके अंदर क्या चीज पढ़ने को मिलती है, तो फिर बेकार की बात है, क्योंकि हमने बहुत पहले से इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं। तो इतना ज्ञान होना स्वाभाविक है आप लोगों को कि सांख्यिकी क्या है। अगर नहीं है, चीजें कंफ्यूजिंग हैं आपके दिमाग में, चीजें क्लियर नहीं है, तो बेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वो कि क्लास 10th का जो पहला लेक्चर है मेरा। क्लास 10th में जो 14वां चैप्टर है, 14 चैप्टर जो आपका सांख्यिकी का है, उसका पहला लेक्चर यानी कि पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने सांख्यिकी पे ठीक ठाक बात करी है और उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझाई हैं, ताकि आपको ये बेस क्लियर हो जाए कि सांख्यिकी को पढ़ते क्यों है, सांख्यिकी के अंदर क्या पढ़ते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात उसमें हम लोग जो पढ़ते हैं और जहां से शुरुआत होती है वो होती है आंकड़ों से। क्या होती है? आंकड़ों से होती है शुरुआत, ठीक है ना। यहां से बात करूंगा मैं, ये यहां से बात कर लूं, चलो यहीं से बात कर लेते हैं। आंकड़े, आंकड़े क्या है, ठीक है ना। इस चीज को फिर से मैं चिल्ला के कहूं तुम्हें कि आंकड़े क्या है, अंग्रेजी में डेटा कहते हैं, ठीक है ना। डेटा क्या है, तो डेटा आपके पास में क्या है, इस संबंध में पूरी डेफिनेशन फिर मैं कहूँगा उस लेक्चर में है, लेकिन छोटी सी बात बता के चलता हूँ ताकि चीज़ें कनेक्ट हो जाएं। और मैं इस 11th के चैप्टर को आपको क्लियर करा पाऊँ, है ना। तो डेटा का मतलब, जैसे मेरी क्लास में सपोज कर लो, मेरी क्लास 11th में क्लास 11 के अंदर, ठीक है ना, क्लास 11 के अंदर, ठीक है ना, मैंने एक टेस्ट लिया। क्लास 11 के अंदर जो टोटल स्टूडेंट, सपोज कर रहा हूँ मैं, मेरी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है ना, टोटल जो स्टूडेंट हैं, वो मान के चलो कि 10 स्टूडेंट हैं, छात्र छात्रा जो भी होंगे, लड़के लड़कियां जो भी हैं। मैंने एक टेस्ट लिया 20 नंबर का, और इस 20 नंबर के टेस्ट के अंदर कुछ नंबर इस तरीके से आए बच्चों के कि जैसे एक बच्चे के तो 2 नंबर आए, ठीक है ना, और एक के 18 आए, एक के 20 भी आ गए, है ना। 2 बहुत कम हो गए, मगर वो इतने बुरे बच्चे नहीं है हमारे। तो उसके बाद में 15 है, फिर मान के चलो किसी की 0 ही आ गई, हो सकता है, संभावना है, 0 नहीं देते, छोड़ो 10 दे दो, है ना। ऐसे किसी के 12 आ जाएंगे, किसी के 6 भी आएंगे, है ना, आपके पास में। तो ऐसे जो है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की है, ये डेटा है। मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं, मैं उनकी हाइट की बात कर लूं कि 10 बच्चों की हाइट जो है, किसी की हाइट 152 सेंटीमीटर है, किसी की 150 सेंटीमीटर है, किसी की 148 सेंटीमीटर है, कोई 156 सेंटीमीटर का है। तो ये जो है हाइट को भी अगर हम इस तरीके से लिखें तो ये भी हमारा क्या है, डेटा है, आंकड़े हैं, ठीक है ना। और आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं। आंकड़ों को बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया भी है लेक्चर में, फिर कहूँगा डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आंकड़े आपके दिमाग में घुस जाएंगे, बिल्कुल डेटा क्या होता है समझ में आ जाएगा। हमारी सरकार के पास जैसे सारे आंकड़े होते हैं, ठीक है, देश में कितने कितने अमीर हैं, कितने गरीब, कितने मिडिल क्लास, ठीक है ना, कितने महिला, कितने पुरुष, कितने 50 साल से कम उम्र वाले लोग हैं, कितने 50 साल से ज़्यादा वाले हैं, ठीक है ना। कितनी जातीय, अगर हम धर्म जाति की बात करें तो उसमें भी आपको आइडिया होता है कितने प्रतिशत भाई हिंदू, कितने प्रतिशत मुस्लिम, ये सब होता है। ये सब आंकड़े ही तो हैं, है ना। इन आंकड़ों से सरकार चलती है, इन आंकड़ों के आधार पे ही चीज़ें बनती हैं, इन आंकड़ों के आधार पे ही पॉलिसीज बनती हैं। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स। और आगे चल के अगर आप देखोगे तो ये एक अलग से ही एक विषय होता है, और यहाँ तक कि भारत सरकार के अंदर इसका एक अलग से विभाग है ना, एक अलग से डिपार्टमेंट है। चलिए इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो थोड़ा सा जोड़ने की बात है। तो हम लोग अब तक सोफार हमने क्लास 10th में पढ़ा क्या था, ठीक है ना। क्लास 10th तक हमने पढ़ लिया था कि आंकड़ों का, ठीक है ना, आंकड़ों का हमने 3 चीजें पढ़ी थी आंकड़ों के संबंधित। क्लास 10th के अंदर, कक्षा 10 के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे, कक्षा 10 में हमने आंकड़ों के एक तो चीज पढ़ी थी हमने, माध्य पढ़ा था,
ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? माध्य, जिसको इंग्लिश में मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, माध्य निकालना। और इसको औसत भी कहा जाता है, एवरेज भी कह लेते हैं कुछ लोग, औसत पढ़ा था हमने, एवरेज भी बोल देते हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी माध्यिका, क्लास 9th में इसको मध्यांक कहते थे, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका, जिसको अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं, ठीक है ना आपके पास में। और तीसरी चीज हमने पढ़ी थी बहुलक। क्या पढ़ी थी बेटे? बहुलक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। ये चीज हमने निकालनी सीखी थी, क्वेश्चंस हमने काफी किए थे क्लास 10th में और एग्जाम में भी आए थे, ठीक है ना, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो ये माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनको निकालने के तरीके सीखे थे। जैसे माध्य को निकालने के भी तरीके थे, जैसे प्रत्यक्ष विधि आपने पढ़ी है, फिर आपने कल्पित माध्य विधि पढ़ी है ना, ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड जिसको कहते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के भी तरीके पढ़े हैं, बहुलक ज्ञात करने के भी हमने तरीके पढ़े हैं। तो पढ़ बहुत कुछ रखा है और उसी का इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब एक बात ध्यान रखें कि आपको ना, ठीक है ना, आपको ना ये तीनों चीजें निकालनी आनी चाहिए। क्लास 11th के क्वेश्चंस को करने के लिए ये तीनों चीजें आनी चाहिए। अगर भूल गए होंगे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े सरल तरीके होते हैं इन्हें निकालने के। जब हम क्वेश्चंस करेंगे 11वीं के अंदर भी, तो आप लोग दोबारा से रिकॉल हो जाएगा और दोबारा से आपको समझ आएगा, हाँ माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। और माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालने के बाद में हम जब कक्षा 11 में आएंगे, कक्षा 11 में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? कक्षा 11 के अंदर हमें पढ़ना है माध्य विचलन। क्या पढ़ना है? माध्य विचलन। ये क्या चीज है? विचलन, पिचलन, ये सब मैं बताऊंगा आपको। अंग्रेजी में कहते हैं मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन। ये मीन डेविएशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है? इसको पढ़ेंगे हम 15.1 में, यानी कि पहली एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस करेंगे मीन डेविएशन के, ठीक है। तो माध्य विचलन क्या है, और माध्य विचलन दो तरीके से निकलता है, ध्यान रखना है। मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा, वैसे यहाँ बताता चलता हूं। एक होता है माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष, ठीक है बेटा, और एक होता है माध्यिका के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? माध्यिका के सापेक्ष। तो दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे कि सापेक्ष ऐसा क्यों है, क्या है, इसको एक बार छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपसे सामने में बात करता हूं, ठीक है। चलिए देखो, ध्यान से सुनना है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, माध्य विचलन की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझ लें जरा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। सपोज कर लो मेरे पास में, मैं क्रिकेट थोड़ा ठीक ठाक पसंद करता हूं, तो एक एग्जाम्पल मैं क्रिकेट से उठा लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो, तो अगर मेरे पास में दो प्लेयर है, सपोज कर लो दो बल्लेबाज हैं, दो बल्लेबाज हैं, एक आपका बल्लेबाज है ए, ठीक है ना, और एक बल्लेबाज है, एक बल्लेबाज है आपका बी। ये थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूं कि इसको, ये क्या चीज होती है, माध्य विचलन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इस चीज वाले तो हमने 10th में पढ़ के ही आया ना, ये वाली चीजें तो नहीं पढ़ गया है तो फिर पढ़ना जरूरी है, वो आप लोग की जिम्मेदारी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से देख सकते हैं। तो माध्य विचलन संबंधित बात करने के लिए थोड़ी सी बातें मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इन दो बल्लेबाजों को 3 मैच खिलाए, या 3 मैच इन्होंने खेले। पहले बल्लेबाज ने पहली इनिंग में, फर्स्ट इनिंग के अंदर, मतलब अपना जो पहला मैच है उसमें 0 रन बनाए, ठीक है, 0 नहीं कहते, चलो एक काम कर लेते हैं, 10 रन बनाए। कितने बनाए? 10 रन। फिर भाई साहब ने बनाए 40 रन। कितने बनाए? 40 रन, ठीक है। और फिर भाई साहब ने लगा दिया 100, फिर भाई साहब ने लगा दिया 100, ठीक है। और उसके बाद में सपोज कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा परफेक्ट नहीं बन पा रहा क्योंकि आपको समझाना ना, मुझे थोड़ा परफेक्ट लेता हूं ताकि चीजें समझानी आसान हो जाए। मैं बल्लेबाजों का रहने से पहली इनिंग में भाई साहब ने बनाए, सपोज कर लीजिए 50 रन बना दिए, पहली इनिंग में 50 बना दिए। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे ज्यादा क्लियरिटी नहीं आती। जैसे मैं आंकड़े ले रहा था ना, जिस तरीके के आंकड़े में ले रहा था, तो इसको समझाने में थोड़ा मजा ना आता, तो थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ले लो जिसमें चीजें समझ में आए। तो पहली इनिंग में बनाए, पहले मैच में, मैच नंबर 1, पहले मैच में आपके पास में बनाए 50, दूसरे मैच के अंदर उसने बनाए 0, और फिर तीसरे मैच में बना दिया भाई साहब ने 100। मतलब वीरेंद्र सहवाग वाला हिसाब है, 0 50 ऐसे रन बनाता है तो 0 पे या फिर बढ़िया रन।
बल्लेबाज बी के अंदर क्या खास बात है, उसने पहली मैच में बनाए 40 रन, दूसरे में बनाए 60 रन और तीसरे में बनाए उसने 50 रन। ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग चाहते हैं, हमें एक सिलेक्शन करनी है और रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें भरोसेमंद प्लेयर चाहिए जो जल्दी से रन भी बनाए, मतलब जल्दी से नहीं, जो रन भी बनाए, रेगुलर रन बनाए और जल्दी से आउट ना हो। ठीक है ना, एक ऐसा स्टेबल प्लेयर चाहिए, स्टेबल मतलब स्थायी प्लेयर, यानी कि जो भरोसेमंद हो। ठीक है, तो इनके इन आंकड़ों को देख करके तो कौन सा बल्लेबाज आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब कौन सा बल्लेबाज आपकी शर्तों पर खरा उतर रहा है, उसके लिए हम अधिकतर जब बल्लेबाजों का चयन होता है तो देखा जाता है कि उनका औसत क्या है, माध्य क्या है। अगर मैं इस बल्लेबाज के माध्य की बात करूं, ठीक है, इसकी बात करूं तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ लो। ठीक है ना, बल्लेबाज ए के रन जोड़ लो, कितने हैं 50 और 0 50 और ये 150 बटे कितनी इनिंग खेली हैं, 1 2 3, मतलब मैं बल्लेबाज ए की बात कर रहा हूं तो 3 करी हैं तो कितना आ जाएगा 50, इसका एवरेज है 50 का, यानी कि एवरेज ये हर मैच में 50 रन बनाता है। अब अगर इस प्लेयर की बात करूं, इसका माध्य की बात करूं, इसके औसत की बात करूं, इसका मीन निकालूं तो देखो 40 और ये हो गया 60, 100 और 50 150, ये भी 150 बटे 3, इसका भी माध्य कितना आ गया 50, टाई हो गया। आंकड़ों से देखा जाए, माध्य के हिसाब से देखा जाए, अगर हम माध्य के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से देखें, औसत के हिसाब से देखें तो दोनों बल्लेबाज ठीक है, औसत दोनों का कितना है 50 है, तो चयन करना मुश्किल है, कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को बेटा दूर करने के लिए हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। क्या करते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं, हम ये देखते हैं वेरिएशन कितना हो रहा है। वेरिएशन क्या होता है, डेविएशन कह लो, ठीक है, जो डेविएशन कह रहा हूं मैं, कि डेविएशन कितना हो रहा है, यानी कि विचलन, हम बात करते हैं विचलन कितना हो रहा है, यानी कि डेविएशन, मतलब अगर विचलन ज्यादा है, परफॉर्मेंस के अंदर विचलन ज्यादा है, उसके प्रदर्शन में विचलन ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो प्लेयर जो है कम भरोसेमंद होगा। ठीक है, आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप इस प्लेयर के परफॉर्मेंस पे देखो, आप ध्यान से देखो, तो विचलन ज्यादा हो रहा ना, जीरो, जैसे कम से कम 0 हो रहा है, फिर आपके पास में 100 भी बना रहा है, 100 भी बना रहा है, तो 100 तो बना ही रहा है लेकिन 0 पे आउट भी हो रहा है, तो इसका जो विचलन है वो अधिक है, पहले बल्लेबाज का जो विचलन है अधिक है। तो अगर विचलन अधिक होता है, ध्यान रखना है आपको, तो स्टेबिलिटी, स्थिरता, यानी कि भरोसेमंद, कौन, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी कितना स्टेबल है, कितना स्थिर है, कितना लगातार काम करता है, स्टेबल कितना है। अगर हम स्टेबिलिटी देखें, अगर आपके पास में विचलन अधिक होता है तो स्टेबिलिटी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। ठीक है ना, जैसे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर विचलन ज्यादा है, विचलन ज्यादा है, ठीक है ना, इसके अंदर विचलन ज्यादा है। तो विचलन कैसे फाइंड आउट करना, यही हम देखेंगे। उसके बाद में अगर देखो दूसरे बल्लेबाज में अगर विचलन देखा जाए, ठीक है ना, विचलन देखा जाए, डेविएशन देखा जाए, डेविएशन देखा जाए, तो मेरे भाई डेविएशन ज्यादा नहीं है, देख लो 40-50 है ना, 40-60-50, ठीक है ना, तो हर इनिंग में रन बना रहा है, 0 0 का कोई सीन नहीं बन रहा है, तो कंसिस्टेंट है, लगातार रन बना रहा है, तो इसका मतलब इसका विचलन कम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी 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 अधिक होगी। तो सिलेक्शन किसका होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए इस वाले प्लेयर का, क्योंकि कंसिस्टेंट है। हाँ, अगर T20 खेल रहे हैं कुछ, वो तो अलग अलग कंडीशंस हैं, कैसी कंडीशन में बल्लेबाज का चयन कर रहे हैं। आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए भरोसेमंद जो टिक के खेले, तो आप जो ज़्यादा स्टेबल है उसको रखोगे, है ना। और अगर आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो भाई साहब बढ़िया रन बनाता है, तोड़ा फोड़ी करने वाला, लेकिन जिम्मेदारी कुछ नहीं उसकी, वो 0 पे आउट भी हो सकता है, T20 टाइप, यानी कि स्टेबिलिटी कम है लेकिन परफॉर्मेंस एवरेज उतना ही है, तो फिर आप एक को ले सकते हैं। तो विचलन मेन बात है, आपको बल्लेबाज सेलेक्ट नहीं करना है, आपको टीम नहीं बनानी, आपको ये समझना है कि एवरेज से
हमने जो निकाला था औसत, यानी कि माध्य से काम नहीं चल रहा था सिलेक्शन के दौरान, फिर हम देखते हैं विचलन देखना शुरू कर दिया हमने, और विचलन के बाद हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। यानी कि माध्य के बाद हम लोग जब विचलन पे जाते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे निकलता है माध्य विचलन, इस बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद में अगली एक्सरसाइज के अंदर हम लोग मानक विचलन एक और चीज़ पढ़ेंगे, जो कि इससे अगला स्टेप रहेगा, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहले माध्य विचलन। अब बात करते हैं माध्य के सापेक्ष क्या होता है। जैसे हमने अभी देखा है इस वाले एग्जाम्पल के अंदर, हमने माध्य के सापेक्ष पहले इसका यहाँ पे क्या निकाल के देखा, हमने दोनों का माध्य निकाल के देखा, माध्य दोनों का सेम आया। अगर मैं माध्य ना निकाल करके माध्यिका निकाल के देखता और फिर आगे बढ़ता विचलन को डिस्कस करता, फिर हम कहते हैं ये तो था अभी माध्य के सापेक्ष विचलन, और उसके बाद अगर हम माध्यिका की बात करते हैं यहाँ माध्य की जगह, तो माध्यिका के सापेक्ष विचलन होता। अभी ज़्यादा डिटेल से मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई अब मैं किताबें थोड़ा सा उठा लूँ तो बढ़िया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको जरा अगर कुछ नोट करने लायक हो तो कर लो, वैसे तो कुछ नहीं है इसके अंदर। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं 15.1 के अंदर क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे। 15.1 के अंदर बेसिकली हम लोगों को माध्य विचलन ही निकालना है, ठीक है ना। तो मैं एक बार बता देता हूँ, जो प्रश्नावली है, ठीक है ना, प्रश्नावली है बेटा, और वो 15.1 जो है, ठीक है ना, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे माध्य विचलन, माध्य विचलन, ठीक है ना, माध्य विचलन अंग्रेजी में कहते हैं, ध्यान रखना है, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, डेविएशन, और शॉर्टकट में इसको कहेंगे, मैं यहां लिख देता हूं शॉर्टकट में, M.D, MD, ठीक है। और ये दो तरीके किससे हमें पूछा जाएगा, एक तो कहेगा माध्य के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष, ठीक है नहीं। अच्छा, माध्य को हम लोग एक मिनट, ठीक है भैया, एक बार माध्य को हम लोग क्या कहते थे, मीन कहते थे, क्या कहते थे, मीन, है ना आपके पास में, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका था x बार, ठीक है। तो माध्य के सापेक्ष अगर हम माध्य विचलन निकालेंगे, माध्य विचलन निकालेंगे, ठीक है आपके पास में, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा कि MD निकालेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे, किसके सापेक्ष, ब्रैकेट में लिख देंगे माध्य, माध्य को लिखते थे x बार, याद करो क्लास 10th में समांतर माध्य को x बार लिखते थे ना, औसत को x बार। अगर हमारे पास में x1, x2, x3, xn इस तरीके से बहुत सारी एंट्रीज हों और उनका हम समांतर माध्य निकालें, इनको जोड़ करके बटे डिवाइड बाई n करते थे, तो समांतर माध्य ही तो आता था। तो समांतर माध्य यानी कि या फिर माध्य भी कहते थे, तो माध्य जो है x बार से रिप्रेजेंट होता था। तो हम लोग अगर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका रहेगा ये MD और ब्रैकेट में x बार। इसका मतलब है कि मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू माध्य, ठीक है। और दूसरी तरीके से हम लोग बात करेंगे माध्यिका की, माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष अगर हम लोग बात करेंगे के सापेक्ष माध्य विचलन, सवाल में जब करेंगे अच्छे समझ में आएगा विचलन। तो मेरे भाई मेरे बेटे उसको लिखेंगे M.D यानी कि मीन डेविएशन, और M कैपिटल M से हम लोग माध्यिका को लिखते थे, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बढ़ें तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास में कि अवर्गीकृत आंकड़ों, ठीक है ना, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन। अब आप लोगों को कुछ एक चीज मतलब एक चीज परेशान कर रही होगी, ठीक है ना, एक चीज आपको परेशान कर रही होगी, और वो ये होगी कि ये अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। तो बेटे फिर से वो एक सेंटेंस आएगा मेरा, मैंने बहुत डिटेल से बताया कि आंकड़े जो है ना, आंकड़े एक बार थोड़ा सा याद करा दूं हल्का सा, जो आंकड़े होते हैं, जो डेटा होता है, आंकड़े जो होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं मेरे बेटे।
ठीक है ना, क्लास 10th में पहली लेक्चर में ही बताया था, नहीं देखना तो यहाँ थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं अवर्गीकृत, थोड़ा सा आपको पहचान कराऊंगा, बाकी सवाल में चलेंगे। अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक है ना, जिनको हम अनग्रुप्ड डेटा कहते थे। क्या कहते थे? अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। और दूसरा होता था वर्गीकृत आंकड़े, जिनको हम लोग कहते थे ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। ग्रुप डेटा डी है ये, ठीक है ना, आपके पास में डी, तो यहां भी कैपिटल बना दो ना, ठीक है। ग्रुप डेटा ये कैसे होते थे? अगर आपको आंकड़े इस तरीके से लिखे हुए मिल जाए संख्यात्मक रूप से, सीधे सच्चे, जैसे मैंने किस तरीके से, जैसे मैंने अभी लिखे थे कि मेरी क्लास 10th के अंदर 10 बच्चों के 20 नंबर में से एक टेस्ट लिया, तो हमने जैसे 12, 15, 6, 10, 20 इस तरीके से अगर लिखे मिलेंगे आपको, तो ये वाले आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, ठीक है। फिर मैं कहूँगा फॉर डिटेल, अगर इस चीज को देखना है, डेटा के ये टाइप का डिटेल देखना है, तो बेटे क्लास 10th में मैंने 14.1 का इंट्रो कराया है, और इस इंट्रोडक्शन की पहली 15 मिनट के अंदर ये सब ही पढ़ाया है। तो आप जाएं और देखें, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया है, सीधी सी बात है। तो बेटा अब आपके सामने इस तरीके से अगर लिखे रहेंगे, तो जैसे हम अभी बात करेंगे तो इस तरीके से आंकड़े होंगे, संख्या ऐसे कोई ग्रुप नहीं होगा, वर्गीकृत नहीं करे गए होंगे, बस ऐसे ही लिखे रहेंगे आपके पास में, तो वो आपके कहेंगे अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़ों में दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है असतत बारंबारता बंटन, ठीक है ना। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अंग्रेजी में कहते हैं इसको, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इनकी पहचान क्या है? इसमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते थे वहां कि ऊपर x होगा और नीचे f होगा, यानी कि यहाँ तो आपका पद दिया होगा जिसका हमें माध्य माध्यिका जो भी निकालना होगा, और उन सब की फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता नीचे लिखी होगी, जैसे हमारे पास में 2, 4, 7, 9 एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे 1, 3, 2, 1 है। मतलब क्या है कि ये दो जो है इस असतत इन आंकड़ों के अंदर एक बार आया है, 4 3 बार आया है, जबकि इसमें तो हमने कोई डिटेल ही नहीं पढ़ी, ये तो अनग्रुप्ड है ना, यानी कि ये तो अवर्गीकृत है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होगा वो कहलाता है असतत बारंबारता बटन। इसको करने का तरीका क्या होता था, हम लोगों ने पढ़े हैं, कैसे माध्य निकालते थे, कैसे माध्यिका निकालते थे क्लास 10th में, अभी भी रिकॉल होगा, टेंशन ना लो, क्लास 11th में जब हम क्वेश्चन करेंगे तब भी याद आएगा। और अगर हम दूसरी बारे में बात, एक होता था सतत बारंबारता, ठीक है ना, बारंबारता बंटन, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होता था? उसमें वर्ग अंतराल होता था, वर्ग अंतराल, ठीक है। कैसे वर्ग अंतराल होता था? जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, है ना, 20 से 30, है ना, आपके पास इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं ना, 30 से 40, 40 से 50, ये तो आपके पास में यहाँ पे वर्ग अंतराल हो गया, इसको क्या कहते थे? क्लास इंटरवल, ये तो हो गया वर्ग अंतराल। और नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता f होती थी, यहाँ पे क्या होती थी? बारंबारता f होता था, जैसे 3, 2, 4, 1, 2, 3, इस तरीके से कुछ भी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते थे वो सतत बारंबारता बंटन यानी कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं आपके पास में, ठीक है ना, ठीक है। और इस तरीके से असतत वाले, तो यही 3 टाइप के आंकड़े होते हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत और वर्गीकृत। वर्गीकृत बेचारा थोड़ा सा और 2 बच्चे पैदा कर लिए उसने, असतत और सतत वाले, ठीक है ना। तो यही आपको पढ़ना है, इन्हीं आंकड़ों को लेकर के आपको माध्य विचलन पढ़ना है। कभी वो माध्य के सापेक्ष कहेगा, कभी वो किसके सापेक्ष कहेगा? माध्यिका के सापेक्ष करेगा, और पहली एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब चलो हम लोग बात करते हैं, माध्य विचलन निकालते हैं, इस वाले टॉपिक की बात करते हैं। अब बहुत आसानी से, बहुत प्यार से आपको समझना है, बहुत सरल है। जरा इसको नोट करना चाहते हो याद करने के लिए, तो आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए
देखो एक एग्जाम्पल से मैं आपको कराऊंगा। किससे कराऊंगा? एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास में, एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 1 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1, उसमें क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ों का, अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखो, उसने कहा निम्नलिखित, ठीक है ना, आंकड़ों का, ठीक है ना, आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष, ठीक है ना, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, है ना, क्या निकालना है? माध्य विचलन। ठीक है ना, आपके पास में माध्य विचलन ज्ञात करो। आंकड़े दिए गए हैं 6, 7, 10, 12, 13, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में 4, 8 और 12। फिर मैं कहूंगा माध्य विचलन का मतलब ये है कि इनमें कितना डेविएशन हो रहा है, कितना विचलित ये हो रहे हैं। और विचलन कहां से देखना है? विचलन देखना होता है किसी एक चीज से। उसने कहा कि कहां से विचलन देखना है? माध्य से विचलन देखना है। ये माध्य से कितना विचलित हो रहे हैं, ठीक है ना, ये माध्य से कितना विचलित हो रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशंस जो हमें जो डेटा दिया है, जो एवर की करेक्ट डाटा है, इसका पहचान आपने कर ली होगी। तो इसको हमें समझना है बहुत सरलता से। तो सबसे पहले जिसके सापेक्ष आपको निकालना होता है, पहले वो निकाल लो। हमें माध्य के सापेक्ष निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे, हम इनका माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य। और माध्य को हम लिखते थे x बार, और x बार निकालने का तरीका क्या होता था? पदों का योग, ये तो फॉर्मूला होता था, पदों का योग, बेसिक फॉर्मूला, जो कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालते समय यूज होता था। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये तो बात होती थी। और अगर बात करें पदों का योग का मतलब हो जाएगा 6 + 7 + 10 + 12 प्लस आपके पास में 13 + 4 + 8 + 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 को डिवाइड बाय 8। ठीक है, और अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो x बार हमें आ जाएगा 6 और 7 13, 10 हो गए आपके पास में 23, 23 और 12 हो गए आपके पास में 35, फिर 48, 48 और 4 हो गए 52, 52 और 60 और 60 और 72। तो ये हो गया 72/8, ठीक है ना, और 8 × 72 तो 9। तो इसका मतलब ये रहा कि माध्य जो आया, तो हमारा जो माध्य है जिसके सापेक्ष हमें विचलन देखना है, वो हमारा 9 आ गया। इसका मतलब हमें ये देखना है कि ये आंकड़े इस 9 से कितना विचलित हो रहे हैं, है ना, कितना डेविएशन हो रहा है इस 9 के सापेक्ष। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन सब का विचलन देखते हैं, इस 9 से कितना है। पहला स्टेप समझ में आया आपको? पहले जिसके सापेक्ष आपको निकालना है ना, उसको निकाल लो पहले। अगर कहीं वो माध्यिका के सापेक्ष, जैसा आगे क्वेश्चंस करेंगे हम, तो पहले हम माध्यिका, अगर कहता माध्यिका के सापेक्ष यानी कि ये वाला काम करता, तो हम पहले क्या निकालते? माध्य ना निकालते, फिर हम निकालते माध्यिका निकालने की टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, आपने पढ़ी भी होगी 10th के अंदर, और नहीं भी याद है तो मैं याद करा दूंगा आपको, टेंशन ना लो। तो अब अगले स्टेप में हम देखते हैं, क्या देखते हैं बेटे, कि जो हमारे जो एंट्रीज है, प्रेक्षण है, इनको कहते हैं प्रेक्षण। इस टोटल को तो हम कहेंगे डेटा, आंकड़े, ये तो आंकड़े हो गए पूरे, ठीक है ना, और इसको एक एक हो गए प्रेक्षण। तो प्रत्येक जो प्रेक्षण है हमारा ये, ठीक है ना, ये इस x बार से कितना विचलित है उसको निकालेंगे हम। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम? तो यहां लिखेंगे x बार से, ठीक है ना, प्रेक्षणों का विचलन, ठीक है ना, उसको लिखते हैं हम मोड ऑफ xi - x बार। ये क्या बवाल है, ध्यान से सुनना, xi को समझा रहा हूं क्या है। xi i का मतलब होता है, ध्यान रखना है, xi का मतलब होता है, देखो अगर मैं xi की वैल्यू 1 रख दूं तो x1 का मतलब हो गया पहले वाला पद, आपको पता भी होगा, पढ़ के आए हो। x2 का मतलब हो गया मेरे पास में 7 यानी कि दूसरा पद। x3 का मतलब आपके पास में ये तीसरा पद 10। तो मतलब सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने जनरली ये कह दिया कि xi, क्या कह दिया? xi। तो हम क्या करेंगे,
एक्स बार से प्रेक्षणों का विचलन निकालेंगे पहले, कितना आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा विचलन। तो मैं एक एक का निकाल रहा हूँ पहले। जैसे 6 का विचलन कितना होगा, मोड ऑफ, ये मोड होता है, मोड आप समझते हो ना, निरपेक्ष मान, कि अगर कोई इसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसको हम पॉजिटिव ही बना करके लिख देंगे, ठीक है। देखो 6 का जो विचलन होगा कितना होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि एक्स आई यानी कि x1 माइनस एक्स बार, फिर ऐसे ही x2 माइनस एक्स बार, है ना, ऐसे ही तो करेंगे हम लोग। लेकिन इतना लिखेंगे क्यों, हम लोग x1 की जगह डायरेक्ट ही क्या यूज कर सकते हैं, 6 माइनस एक्स बार कितना निकाला आपने, 9, कोमा। दूसरा वाला प्रेक्षण जो है वो कैसे विचलन दिखाएगा, 7 माइनस 9। तीसरे वाला प्रेक्षण हम कैसे देखेंगे, 10 माइनस 9, ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे बेटा, उसके बाद हम देखेंगे 12 माइनस 9, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे 13 माइनस 9, ठीक है ना, 13 माइनस 9। फिर हम देखेंगे 4 माइनस 9, और फिर हम देखेंगे 8 माइनस 9, ठीक है आपके पास में। और मेरे बेटे फिर हम देखेंगे 12 माइनस 9, ठीक है, 12 माइनस 9। इसको सॉल्व कर लो। देखो 6 में से बेसिकली क्या आएगा, माइनस के 3 आ जाएगा ना, 6 में से जा करके, और मोड हटाएंगे तो 3 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले आंकड़े का जो विचलन है वो 3 है, दूसरे प्रेक्षण का जो विचलन है वो 2 है, मतलब पहले प्रेक्षण का 2 है एंट्री का। उसके बाद में हमारे पास में इसका कितना है, 1 है, ठीक है। इसका देखें 12 में से 9 जा करके 3 है, और 13 में से जा करके 4 है, 4 में से 9 जा करके माइनस का 5 तो 5 आ जाएगा, फिर 8 में से जा करके 1 आ जाएगा, और फिर 12 में से 9 जा करके फिर से 4 आ जाएगा। कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये विचलन आया, ये क्या है, ये विचलन है, दिस इज विचलन। हमें क्या निकालना है, माध्य विचलन। क्या निकालना है, माध्य विचलन। तो हम कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमें निकालना है माध्य विचलन, मीन डेविएशन, और किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष, तो यानी कि x बार, यानी कि ये निकालना है। ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, इनका माध्य निकाल दो बस। इनका माध्य का मतलब है इन सबको जोड़ दो भाई, इनका माध्य निकाल दो ना। विचलन का माध्य ही तो माध्य विचलन कहलाएगा भाई। विचलन ये आया मेरा, ये विचलन आ गया, ठीक है ना। इसका माध्य निकालना है, तो माध्य तो वैसे निकलता है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो निकाल दो आप। तो कितना, इनको सबको जोड़ दोगे, 3 2 1 है ना, जोड़ लेंगे इनको। 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 4 बटे 8, ठीक है, बटे 8। तो 2 5 और 1 6 9 13 और 13 और 8 13 और 5 18 और 1 19 और 4 23 बटे 8। 23 बटे 8 आएगा या 22 बटे 8 आएगा, गलती कर दी क्या जोड़ने में मैंने। देखो 3 और 2 5 और 1 6 6 और 3 9 9 और 4 13 18 और 1 19। तो कहीं घटाने में गलती कर दी मैंने, यहाँ पे ना 4 नहीं आएगा ना, 12 में से 9 जा करके तो 3 बचता है ना, 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3, तो ये आ जाएगा 22 बटे 8। इसको सॉल्व करेंगे तो कटेगा 2.75। तो ये इसका माध्य विचलन आ जाएगा आपके पास में। तो एवर्गीकृत आंकड़ों का जो हम निकालेंगे माध्य विचलन, तो ऐसे निकालेंगे बड़े सिंपल तरीके से। ऐसे ही अगर आप ध्यान दोगे तो अगले एग्जाम्पल में मैं गहन अध्ययन करोगे अगले एग्जाम्पल का मेरे बेटे, तो वो आप ऐसे ही कर लोगे। ये तो मैंने बहुत ही देसी तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से देसी तरीके से। लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी भी कर सकते हैं इसमें जो लिखने में अच्छा लगे। क्या लगे, लिखने में अच्छा लगे, ठीक है। और वो क्या होता है, वो क्या होता है, हम थोड़ा सा सिग्मा विग्मा इस्तेमाल कर लें तो बढ़िया रहेगा। देखो हमने यहाँ विचलन निकाल लिया था, ठीक है। यहां पर हम लोग सबसे पहले इनका योग निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, कि अभी देखो ध्यान से, इसको मैं हटा दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से, जैसे किताबों में लिखा है उससे मैं पहले इनका योग निकालूंगा। जैसे 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3। ये बेसिकली है क्या, ये है xi माइनस एक्स बार ही तो है, ये उनका योग ही तो है। योग कर रहा हूं तो योग का मतलब सिग्मा है ना। आपके पास में दिख रहा, नहीं दिख रहा कैमरे में इतना, ये कैमरे में दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा दिख रहा दिख रहा।
तो मतलब सिग्मा, सिग्मा का मतलब मैंने क्या करा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, मैंने सिग्मा का मतलब जोड़ दिया। अब ध्यान से देखना, आई का मान भी बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक है। ये कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आई का मान 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 8 तक चलेगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, यानी कि ये टोटल आया था हमारा 22। ठीक है मेरे भाई। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला भी चाहे बना लो आसानी से, कि जो हमारे पास में मीन डेविएशन होगा, माध्य विचलन होगा माध्य के सापेक्ष, उसको निकालने का तरीका है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई माइनस एक्स बार बटे ये टोटल नंबर्स कितने हैं, n बटे n। क्या लिखो गया आप, बटे n। अब देखो n क्या होता है, पदों की संख्या होती है, तो बस रख दो भाई। देखो ये निकाल ही लिया है हमने, ये 22 है, लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज किया, बटे 8, n का मान 8 होता तो ये फिर 2.75 ही आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा बेटा ध्यान देंगे, है ना, तो आपको बड़ी आसानी से आप अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य विचलन निकाल दोगे। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर में बात करता हूं 2 की, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, जरा वीडियो को पॉज कर लें, इसको जो चीजें हैं इसमें ठीक ठाक चीजें हैं नोट करने लायक, वो नोट करें जरा फटाफट। चलिए जी, अब जो काम हमने किया है, जो समझा है, उसी को दूसरे एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। उसमें देखो मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी, उसने कहा है ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनका माध्य के सापेक्ष, इसका मतलब हम लोगों को वही निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार, है ना, माध्य के सापेक्ष हमें निकालना है। तो हमने यही बात कही थी आपको कि जिसके सापेक्ष निकालना पहले उसी को निकाल लो, माध्य के सापेक्ष निकालना है। तो जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो सर्वप्रथम हम लोग माध्य ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्य। माध्य का मतलब हम लोग एक्स बार निकालेंगे, और एक्स बार को हम लिखते थे वही बात, पदों का योग, पदों का योग, ठीक है, बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। इस फॉर्मूले को ना हमने अलग भाषा में भी लिखा था, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फॉर्मूला होता है एक्स बार, इसको लिखते थे पदों का योग, ठीक है ना, बटे पदों की संख्या। ये तो बहुत छोटी क्लास में लिखते थे पदों की संख्या, लेकिन हम लोग क्लास 10th वगैरह तक आते आते हमने सिग्मा विग्मा को पढ़ लिया था, तो वहां पे इसको इस तरीके से लिखे थे, एक्स बार जो होता है वो होता है सिग्मा एक्स आई, क्योंकि आपको फॉर्मूला पढ़ाया था ना जब हमने, कि जैसे हमारे पास अगर ये प्रेक्षण है वो x1 x2 x3 ऐसे चलते चलते xn तक है। ठीक है, तो अब जब इनको जोड़ते हैं तो उनको क्या कहेंगे हम, सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई। और आई कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेके n तक, तो i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये n डिसाइड हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि कितने कितने ये संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जैसे इस क्वेश्चन में 20 है, तो हम इसमें इस्तेमाल जो करेंगे वो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इसके अंदर हम n इस्तेमाल कर रहे हैं। बटे पदों की संख्या कितनी है, n है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर या कॉपी चेक करने वाले को मजा सा आए। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, कैसे, कि x बार फाइंड आउट किया जा सकता है सिग्मा एक्स आई से बटे n से। और देखो i का मान कहां से लेना है, 1 से स्टार्ट करना है और 20 तक चलना है, क्योंकि ये संख्या कितनी है, 20 है, बटे 20, ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब सिग्मा एक्स आई का मतलब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। इन सबको जब जोड़ेंगे ना तो उनका जो योग है ना बेटा, मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेता हूं एग्जांपल से, 200 आएगा। इन सबको जोड़ने से जिनका योग जो आएगा सिग्मा एक्स आई जो है वो 200 आ जाएगा, 200 बटे 20। इसका मतलब ये हमारे पास में 0 से 0 कटा और ये आ जाएगा 10, है ना। तो जो उसका माध्य आया वो 10 आया। तो सीधी बात है एक्स बार हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। एक्स बार हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। और माध्य विचलन कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, MD, इसके लिए फॉर्मूला बनाया था अभी मैंने, कि माध्य विचलन किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष होता है सिग्मा मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बटे n, और i की वैल्यू कहां से शुरुआत होगी, 1 से लेके n तक। ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसको हमें अप्लाई करना है। इसका मतलब मुझे इस MD को निकालने के लिए, माध्य विचलन को निकालने के लिए
मुझे ये वाली चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। जैसे पिछले एग्जाम्पल में करा ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, जहां आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके 20 तक जाएंगे। इसका मतलब होगा कि आपके पास में इन सब में से एक्स बार को घटाना रहेगा और उसका मोड लेकर के हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, विचलन, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, विचलन। माध्य तो बाद में निकालेंगे ना, विचलन। तो विचलन कैसे निकलेगा, जैसे पहले परीक्षण का विचलन है 12 माइनस 10। भाई किससे निकाल रहे हैं विचलन, माध्य से तो निकाल रहे हैं, तो माध्य निकाला 10 10 10 10 10 10 10, फिर कोमा, ऐसे ही हमारे पास में 3 माइनस 10, ऐसे ही हमारे पास में 18 माइनस 10, 18 माइनस 10, ऐसे ही हमारे पास में 17 माइनस 10, ऐसे ही हमारे पास में 4 माइनस 10, ऐसे ही हमारे पास में 9 माइनस 10, ऐसे ही हमारे पास में 17 माइनस 10, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया ना मैं। फिर बाद में उसके बाद में 19 माइनस 10, ये बात समझ रहे हो ना जो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आपके पास में 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, और फिर आपके पास में 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, फिर उसके बाद में 8 माइनस 10, 8 माइनस 10, ठीक है जी। उसके बाद में 17 माइनस 10, 17 माइनस 10, ठीक है जी। और फिर नीचे लिख लो 2 माइनस 10, ठीक है ना, और फिर आ जाएगा 3 माइनस 10, ठीक है ना, फिर आ जाएगा 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा 11 माइनस 10, 11 माइनस 10, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा 3 माइनस 10, 3 माइनस 10, फिर आ जाएगा 1 माइनस 10, ठीक है। फिर आ जाएगा 0 माइनस 10, संख्या ज़्यादा है तो स्पेस भी लेंगे भाई। फिर आ जाएगा लास्ट में 5 माइनस 10। तो ये विचलन है सबका। और तो इसको जो है मैं कैसे लिखूंगा, अब यहाँ लिखूंगा, अतः जो विचलन आएगा 12 में से 10 जा करके बचेंगे 2, तो 2 कोमा 3 में से 10 बचेंगे माइनस के 10, लेकिन हम लोग निरपेक्ष मान ले रहे हैं, मोड ले रहे हैं, तो प्लस वाली चीज़ आएगी। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका फिर से, अरे क्या कर रहा हूँ, 7 आ गया, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। नहीं यार, क्या 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 क्या, ठीक है, देखो 2 7 8, फिर 7, फिर 6, फिर 1, फिर 7, फिर 9, ठीक है ना, फिर 10, फिर 5, फिर 2, ठीक है ना, फिर 7, फिर 8, फिर 7, और फिर 6, फिर 1, फिर आपके पास में 7, फिर 9, फिर 10, और फिर 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आ गया आपके पास में। तो ये तो हमारा क्या आया, विचलन का मतलब विचलन आया सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, विचलन हमने निकाला है। तो अब देखो हमें निकालना सिग्मा ऑफ, क्योंकि फॉर्मूला यूज करना है ये वाला, है ना, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, और आई की वैल्यू हम लोग शुरू करेंगे 1 से और 20 तक लेके जाएंगे। इसका मतलब इन सबको जोड़ना है, 2 + 7 + 8 + 7 + 6 + 1 + 9 + 10 एंड सो ऑन अप टू, ये चलेगा कहाँ तक, 5 तक। तो इसका जो टोटल सम आएगा, मैं यूज कर लेता हूँ आपको, वो आएगा 124। कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 124, ठीक है। तो अब हमें निकालना है मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार, यानी कि मीन डेविएशन माध्य विचलन एक्स बार के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, यानी कि माध्य के सापेक्ष हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता वाला फॉर्मूला, चलो वही लिख लेते हैं ना। यहाँ के बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे
तो हमारे पास में इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 124 निकाली है। देखो ये निकाली 124, तो 124, ठीक है, 124 और बटे आपके पास कितनी संख्या है, 20 है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे आप लोग, देखो अगर हम इसे 10 से डिवाइड कर लें तो आ जाएगा 12.4 बटे 2, यानी कि 6.2 आपका इसका माध्य विचलन आएगा x के सापेक्ष, है ना, माध्य के सापेक्ष। ठीक है बेटा, समझ में आया? ओके, जरा फटाफट इसको नोट करो और फिर मैं अलग अब चलते हैं माध्यिका के सापेक्ष कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, माध्यिका के सापेक्ष कैसे निकालते हैं, जरा इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक, चलिए बेटा, अभी तक मैंने जो आपको 2 एग्जाम्पल्स कराए हैं उसमें हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था माध्य के सापेक्ष। किसके? माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, यानी कि हमने निकाला था m मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मीन, है ना, यानी कि x बार के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष। तो फॉर्मूला बताया था मैंने कि सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, यानी कि n वो होगा जितने प्रेक्षण आपको दिए गए होंगे, xi माइनस x बार बटे n, ये हमने फॉर्मूला बताया था। इसको आप दिमाग में रख लें, इसी से हम लोग क्या करेंगे, माध्य विचलन निकालेंगे माध्य के सापेक्ष। लेकिन अब बात करते हैं माध्यिका के सापेक्ष। किसके? माध्यिका, यानी कि माध्यिका का मतलब होता है m से रिप्रेजेंट करते हैं, के सापेक्ष माध्य विचलन, और उसका फॉर्मूला इसी तरीके से बना लेंगे, तो वो होगा md, यानी कि मीन डेविएशन माध्यिका के सापेक्ष होगा, सीधी बात है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक xi माइनस, यहाँ पर x बार था क्योंकि माध्य के सापेक्ष है तो यहाँ माध्य का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ माध्यिका के सापेक्ष है तो यहाँ आ जाएगा माइनस m बटे n। ये m क्या है, माध्यिका है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको बस। ठीक है ना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम कर रहे हैं अवर्गीकृत, इसको नोट कर लेना। देखो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों की, है ना, आंकड़ों में। और अवर्गीकृत आंकड़ों के अंदर अगर मैं चौक जरा ले लूं, दूसरी छोटी हो गई चौक हमारी, ठीक है। अगर अवर्गीकृत आंकड़ों में हम लोग माध्यिका निकालते थे तो माध्यिका कैसे निकालते थे, याद है आपको? याद कराऊं माध्यिका? देखो तरीका क्या होता था कि जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, जैसे आपको समझ लीजिए कि आपको कुछ संख्याएं दी गई, जैसे ये वाला ही दिया गया है, इस क्वेश्चन में ही आ जाओ आप। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें m निकालना पड़ेगा, माध्यिका निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका निकालते थे उसको समझने के लिए इसी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हम वहां पर सबसे पहला स्टेप क्या करते थे माध्यिका ज्ञात करने के लिए, कि दिए गए आंकड़ों को, जो हमें दिया गया है, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिएगा, है ना, किसमें? आरोही क्रम में। आरोही का मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से। ठीक है ना, तो हमें जो दिए गए हैं आंकड़ों को हम लोग पहले किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। आंकड़ों को या प्रेक्षणों को कह लो, है ना, प्रेक्षणों को, ये जो है हमारे पास भी टोटल तो सारे आंकड़े हैं, लेकिन ये जो एक एक सिंगल जो हमें दिए, 3 एक प्रेक्षण है, 9 भी प्रेक्षण है, ये सब टोटल मिलकर के आंकड़े बनते हैं। आंकड़ा मतलब ग्रुप ऑफ प्रेक्षणों को इकट्ठा करें तो आंकड़े बन जाते हैं, तो यानी कि एक एक चीज को हम लोग प्रेक्षण कहते हैं। तो प्रेक्षणों को आरोही क्रम में रखने पर सबसे पहले ये काम करते थे, है ना। तो हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, 3 आ गया, 3 के बाद में कौन आता? 3 ही आया है दोबारा से, ये भी आ गया और ये भी आ गया। 3 से बड़ा कौन सा है इसमें? 4 है, फिर 4 आ जाएगा, ये आ गया। फिर उसके बाद में 5 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, 5 के बाद में आएगा सीधा 7, ये आ जाएगा। ठीक है, 7 के बाद में आएगा 9, ये आ जाएगा। ठीक है, 9 के बाद में आ जाएगा 10, ये आ जाएगा। ऐसे गोल नहीं करना, मैं तो थोड़ा याद रखने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना,
और 10 के बाद आ जाएगा सीधा 12, तो यहाँ पे लिख दो 12। फिर 12 के बाद आ जाएगा आपका 18, 18 के बाद 19 है ना, 18 के बाद 19 और 19 के बाद 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है भाई। अब इन परीक्षणों की संख्या कितनी है, या फिर पदों की संख्या, पदों को, या परीक्षण शब्द अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो पद लिख लो, पदों को, है ना, पदों को। तो यह देखो पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर पदों की संख्या, पदों की संख्या हमारी जो n है वो कितनी है, वो 11 है। तो यहीं से डिसाइड होता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो माध्यिका निकालते समय ध्यान रखना है कि n अगर विषम संख्या होती है, n अगर विषम संख्या होती है तो ध्यान रखना है कि माध्यिका कैसे निकलती है, माध्यिका निकलती है n+1/2 वा पद, n+1/2 वा पद जोन सा भी होगा वही माध्यिका हो जाएगी। ये चीज आपने क्लास 10th में पढ़ी है, दोबारा से याद आ जाएगी आज। लेकिन अगर n एक विषम सम संख्या होती है तो फिर माध्यिका निकालने का तरीका बदल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम n/2 वा पद, ठीक है, वा पद, ठीक है ना, प्लस n/2 + 1 वा पद, इन पदों को देखेंगे और बटे कर देंगे 2, तो तब इसकी माध्यिका इस तरीके से निकलेगी, आपकी ms निकलेगी। ठीक है। अब अगर ध्यान दें तो इस वाले क्वेश्चन में n का जो वैल्यू है वो विषम है, तो पहले वाला पोर्शन लग जाएगा। तो माध्यिका जो होगी, माध्यिका जो होगी वो होगी n+1/2 वा पद। इसका मतलब हो जाएगा n का वैल्यू है 11 + 1/2 वा पद, वा पद, वा पद। अब देखो यानी कि 11 और 1 12/2 यानी कि छठवां पद, छवा पद, छवा पद। अब छवा पद ऊपर नहीं देखना है, जो आपने आरोही क्रम में लिखा था उसमें देखना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये है। इसका मतलब जो माध्यिका m बनेगी वो बनेगी 9, माध्यिका m हमारे पास में कितनी बनी, 9 बन गई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विचलनों का क्रम से जो हमारे पास में हम निकालेंगे, फिर विचलन, क्या निकालेंगे, विचलन, क्या निकालेंगे हम लोग, विचलन आपके पास में, या ये कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं माध्यिका के सापेक्ष विचलन, है ना, या खाली विचलन देख लो आप, क्या ले लें, विचलन। और विचलन कैसे निकलता है, xi माइनस, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग माध्य के सापेक्ष बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे x बार लिख रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग माध्यिका के सापेक्ष तो यहाँ लिखेंगे m। बिल्कुल ठीक बात है। और फिर जब हम लोग ये निकालेंगे तो विचलन निकलेगा कैसे, तब पदों में विचलन कैसे निकलेगा, विचलन कैसे निकलेगा, जैसे पहले में आ जाओ कि हमारे पास में 3 - 9 कोमा 3 - 9 कोमा 4 - 9 कोमा 5 - 9 कोमा 7 - 9 कोमा 9 - 9 कोमा 10 - 9 कोमा। ध्यान रहे आगे वाला नोट कर लो आप, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 9 कोमा, फिर उसके बाद में 10 - 9 हो गया ना, ठीक है। फिर आ जाएगा 12 - 9 कोमा 18 - 9 कोमा 19, ठीक है ना, 19 - 9 कोमा, फिर उसके बाद में 21 - 9 कोमा। फाइनली ये आ जाएगा आपके पास में, इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 6 कोमा, ये आ जाएगा फिर से 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगी आपकी 0, ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 0 के बाद में 1, फिर आ जाएगा आपके पास में 3, फिर आ जाएगा आपके पास में 9, फिर आ जाएगा आपके पास में 10, और फिर आपके पास में आ जाएगा 11, नहीं 12, कितना आ जाएगा 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने ही है। तो फिर हम लोगों को फॉर्मूला इस्तेमाल में लाना है ये वाला, तो हमें सिग्मा भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सिग्मा, सिग्मा इसका सिग्मा कि xi माइनस x बार, जहाँ i की वैल्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से, लेकिन कितने पद हैं 11, तो i = 1 से लेके 11 तक, तो इनको सबको जोड़ देंगे, 6 + 6 + 5 + 4 + 2 + 0 + 1 + 3 + 9
प्लस 10, दिख भी रहा नहीं नीचे फ्रेम में, आ रहा नहीं आ रहा ये सब चीजें, हाँ बिल्कुल बाउंड्री पे चल रहा खेल, ठीक है। कहाँ गया मैं, 10 प्लस 12, इसका जो सम करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास में, अगर इस्तेमाल में कर लूँ अपनी किताब का सहारा ले लूँ तो वो आ जाएगा बेटे 58, कितना आ जाएगा 58। तो बस निकाल दो, अब यहाँ पे निकाल लो, है ना, यहाँ पे निकाल देते हैं क्या कि माध्यिका के सापेक्ष यानी कि मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, ठीक है ना, आपके पास में आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे, इसकी वैल्यू ऊपर वाले कितनी है 58 बटे ये कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी होगी, कितने प्रेक्षण है, कितने पद हैं हमारे पास में 11 है, तो 11 पजे 55, दशमलव लगा ली, आगे कितने बचे 3, 11 दूनी 22 बचे 8, 11 से 77, तो लगभग 5.27 है ना, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है, आज हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का मीन डेविएशन पढ़ा है, अवर्गीकृत आंकड़ों का हमने माध्य विचलन पढ़ा है, कैसे निकालते हैं विचलन पढ़ा है। तो माध्य विचलन आपको समझ में आ गया हो, तो अब आप एक काम कर सकते हो, एक्सरसाइज के अंदर जितने भी अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं उनमें सबके सारे क्वेश्चंस आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे बेटे वर्गीकृत आंकड़ों में कैसे हम लोग कैसे माध्य विचलन ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।